5 ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने राज्य में सबसे ज़्यादा विकास कार्य करवाया। नंबर 5 पर आते हैं यशवंतराव चव्हाण जी। जब 1960 में मुंबई प्रांत का बंटवारा हुआ तो नए नवेले महाराष्ट्र के पास चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं और संसाधन राय के दाने जितने। नेता लोग अक्सर कुर्सी मिलते ही मलाई चाटने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन यशवंतराव चव्हाण जी ने राजनीति के अखाड़े से दूर हटकर सीधे विकास का हथौड़ा चलाया। उस दौर में जब बाकी राज्यों के नेता समाज को जातियों में बांटकर वोट बैंक की रोटियां सेक रहे थे, तब यह इंसान महाराष्ट्र की बंजर जमीन पर फैक्ट्रियों के बीज बो रहा था। इन्होंने महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MIDC की नींव रखी। आज जो आप मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर में गाड़ियों और फैक्ट्रियों का भोंपू सुनते हैं, उसकी पहली चाबी यशवंतराव चव्हाण जी ने ही घुमाई थी। आजकल की राजनीति में तो 50 खोखे और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का खेल हर मौसम में चलता है, लेकिन यशवंतराव चव्हाण जी ने बिना किसी तमाशे के गांव-गांव में सहकारिता आंदोलन यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट की आंधी चला दी। चीनी मिलें और दूध की डेयरियां खोलकर उन्होंने किसानों के हाथ में सीधा पैसा थमा दिया। उन्होंने दिखा दिया कि विकास का मतलब सिर्फ शहर की चकाचौंध नहीं, बल्कि गांव के चूल्हे में जलने वाली आग भी है। उनके इस फैसले से ग्रामीण महाराष्ट्र की किस्मत में 4 चांद लग गए। राजनीति की भाषा में कहें तो उन्होंने धोती कुर्ता पहनकर एक ऐसा कॉरपोरेट ढांचा खड़ा कर दिया जिसे हिलाना आज के दिग्गजों की बस की बात भी नहीं है। जब देश के दूसरे राज्य अनाज के लिए तरस रहे थे, तब यशवंतराव चव्हाण जी के विजन की बदौलत महाराष्ट्र देश की आर्थिक रीढ़ बनने की राह पर दौड़ पड़ा था। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आज अगर महाराष्ट्र देश की सबसे बड़ी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का ख्वाब देख रहा है, तो उसका असली क्रेडिट इसी नेता के खाते में जाता है। लेकिन क्या एक बिल्कुल कंगाल और तबाह हो चुके राज्य को बिना किसी शोर शराबे के देश का सबसे सुरक्षित और आत्मनिर्भर राज्य बनाया जा सकता है? इस सवाल का पूरा सच अगले नाम में छिपा हुआ है। नंबर 4 पर आते हैं नवीन पटनायक जी। साल 2000 का दौर याद करिए। ओडिशा का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ भयंकर गरीबी, भूखमरी और 1999 के उस विनाशकारी सुपर साइक्लोन की तस्वीरें आती थी, जिसने पूरे राज्य की ईंट से ईंट बचा दी थी। ऐसे मलबे पर आकर नवीन पटनायक जी ने सत्ता की कमान संभाली। उनके बारे में सबसे मजेदार बात क्या है जानते हैं? वह 24 साल तक ओडिशा के लगातार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्हें ठीक से ओडिया भाषा बोलनी भी नहीं आती थी। आजकल के नेता तो बिना लच्छेदार भाषण दिए और बिना विरोधियों को पानी पी पी कर कोसे एक दिन भी नहीं रह सकते, लेकिन नवीन पटनायक जी का फंडा बिल्कुल साफ था। काम ऐसा करो कि जुबान की जरूरत ही ना पड़े। उन्होंने उड़ते हुए तीरों को पकड़ा और आपदा प्रबंधन का एक ऐसा वर्ल्ड क्लास मॉडल तैयार किया जिसने पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। चक्रवात पहले भी आते थे और हजारों लोगों की जान ले जाते थे, लेकिन नवीन पटनायक जी ने जीरो कैजुअलिटी का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि बड़े से बड़ा तूफान भी आया और बिना किसी इंसानी जान को नुकसान पहुंचाए चुपचाप निकल गया। विपक्ष वाले सोचते रह गए कि पानी ग्रहण कैसे करना है, और नवीन पटनायक जी ने ओडिशा को भूखमरी के दलदल से निकालकर देश का सबसे बड़ा चावल निर्यातक राज्य बना दिया। छप्पर फाड़कर विकास कैसे कहते हैं, यह ओडिशा के आदिवासी इलाकों में जाकर साफ दिखता है। इतना ही नहीं, जब देश में हॉकी का खेल दम तोड़ रहा था और बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां हाथ पीछे खींच चुकी थीं, तब नवीन पटनायक जी ने आगे बढ़कर भारतीय हॉकी टीम को गोद ले लिया। आज ओडिशा को भारत की स्पोर्ट्स कैपिटल कहा जाता है। बिना किसी तामझाम के साधारण सफेद कुर्ते और चप्पल में रहने वाले इस नेता ने साबित कर दिया कि असली विकास का ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं होती, वह खुद ब खुद जमीन पर बोलता है। उन्होंने राजनीति के उन सूरमाओं के मुंह पर ताला लगा दिया जो सोचते हैं कि सोशल मीडिया की रील्स और टीवी के विज्ञापनों से ही सरकारें चलती हैं। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ बड़े राज्यों में ही ऐसा कायाकल्प हो सकता है, तो जरा देश की दिल यानी दिल्ली की कहानी भी सुन लीजिए। यहाँ की चमक के पीछे एक महिला का फौलादी इरादा छिपा था। नंबर 3 पर आती हैं शीला दीक्षित जी। साल 1998 में जब उन्होंने दिल्ली की गद्दी संभाली, तब दिल्ली की हालत किसी बड़े गांव जैसी थी। सड़कों पर गड्ढे, हर 2 घंटे में बिजली गुल, भयंकर प्रदूषण और पसीने से तरबतर खटारा बसें। दिल्ली वाले त्राही त्राही कर रहे थे।
आजकल की दिल्ली में तो ऑड इवन का नाटक, फ्री की रेवड़ियाँ और हर बात पर केंद्र सरकार से नूरा कुश्ती का खेल रोज का तमाशा बन चुका है। लेकिन शीला दीक्षित जी ने 15 साल के अपने कार्यकाल में दिल्ली को एक ग्लोबल मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाकर रख दिया। आज जिस दिल्ली मेट्रो में आप आराम से एसी की हवा खाते हुए सफ़र करते हैं, उस मेट्रो के पहले और दूसरे फेज का जाल शीला दीक्षित ने ही बिछवाया था। भारत में किसी बड़े प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना लोहे के चने चबाने जैसा होता है, लेकिन उन्होंने ई श्रीधरन जी जैसे ईमानदार अफसरों को पूरी छूट दी और दिल्ली मेट्रो को देश की धड़कन बना दिया। इतना ही नहीं, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भ्रष्टाचार के चाहे जितने भी आरोप लगे हों, लेकिन यह भी सच है कि उसी दौरान दिल्ली को फ्लाईओवरों का शहर बनाया गया। एम्स से लेकर धौला कुआं तक गाड़ियों की रफ्तार को पंख लगाने का काम उन्हीं के दौर में हुआ था। प्रदूषण से हाँफती हुई दिल्ली के फेफड़ों को बचाने के लिए उन्होंने रातों रात सार्वजनिक वाहनों में सीएनजी को अनिवार्य कर दिया। यह एक ऐसा फैसला था जिसे लागू करने में बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते। शीला दीक्षित जी ने साबित किया कि अगर नीयत साफ हो तो नौकरशाही की सुस्ती को भी दूर किया जा सकता है। उन्होंने दिल्ली को सिर्फ एक प्रशासनिक राजधानी नहीं, बल्कि एक आधुनिक और रहने लायक शहर बनाया। राजनीति में आए दिन रंग बदलने वाले गिरगिटों के बीच शीला दीक्षित जी ने विकास की एक ऐसी लकीर खींची जिसे छोटा करना आज के किसी भी सियासी दल के बस की बात नहीं है। दिल्ली अभी दूर नहीं का मुहावरा उन्होंने बदल दिया और विकास को दिल्ली वालों के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन क्या कोई ऐसा मुख्यमंत्री भी हो सकता है जो सीधे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी के मालिक के दफ्तर में घुस जाए और अपने राज्य को ग्लोबल मैप पर चमका दे? अगला नाम आपके होश उड़ाने के लिए तैयार है। नंबर 2 पर आते हैं चंद्रबाबू नायडू जी। 1990 के दशक के आखिरी सालों में जब भारत के बाकी मुख्यमंत्री जातिगत जनगणना और मुफ्त के चावल बांटने की गणित में उलझे हुए थे, तब आंध्र प्रदेश का यह मुख्यमंत्री लैपटॉप लेकर घूम रहा था। लोग इनका मजाक उड़ाते थे, कहते हैं कि कंप्यूटर से क्या पेट भरेगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी दूर की कोड़ी खेलने वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने भांप लिया था कि आने वाला जमाना बंदूकों का नहीं, बल्कि बाइट्स और सॉफ्टवेयर का है। जब माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स भारत आए तो चंद्रबाबू नायडू जी ने उनसे मिलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन्हें सिर्फ 10 मिनट का समय मिला, लेकिन अपनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन और विजन के दम पर उन्होंने बिल गेट्स को ऐसा सम्मोहित किया कि माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिका के बाहर अपना पहला बड़ा सेंटर हैदराबाद में खोलने का फैसला कर लिया। इसके बाद तो जैसे आसमान से टेक कंपनियों की बारिश होने लगी। उन्होंने बंजर और चट्टानी जमीन को रातों रात साइबराबाद में बदल दिया। आज जिसे पूरी दुनिया हाईटेक सिटी के नाम से जानती है, वह चंद्रबाबू नायडू जी के जिद की पैदाइश है। उन्होंने सरकारी दफ्तरों में ई गवर्नेंस लागू की, फाइलें कंप्यूटर पर दौड़ने लगी और बाबूशाही पर लगाम कसी। जब विपक्ष चिल्ला रहा था यह अमीर कॉरपोरेट्स की सरकार है, तब चंद्रबाबू नायडू जी चुपचाप आंध्र प्रदेश के युवाओं के लिए लाखों हाई पेड नौकरियां पैदा कर रहे थे। उनके इस विजन ने न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि पूरे भारत के युवाओं की तकदीर और तस्वीर बदल दी। उन्होंने राजनीति को यह सिखाया कि मुख्यमंत्री का काम सिर्फ फीता काटना नहीं, बल्कि अपने राज्य के लिए एक ग्लोबल सेल्समैन की तरह काम करना भी होता है। घी के दिए तो सब जलाते हैं, लेकिन विकास की ऐसी मशाल जलाना जिससे पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया जाएं, यह हुनर सिर्फ नायडू जी के पास है। अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि नंबर 1 पर वह नाम है जिसके विकास मॉडल ने पूरे देश की राजनीति का भूगोल और इतिहास दोनों हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नंबर 1 पर आते हैं नरेंद्र मोदी जी। साल 2001 में जब उन्होंने गुजरात की कमान संभाली, तब राज्य कच्छ के भयंकर भूकंप की मार से कराह रहा था। तिजोरी खाली थी, उद्योग धंधे ठप थे और बिजली की किल्लत से किसान परेशान थे। आमतौर पर नेता ऐसे समय में राहत पैकेज की भीख मांगते हैं या किस्मत का रोना रोते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने लाल फीताशाही की, ऐसी की तैसी की और नौकरशाही को सीधे टारगेट दिए। जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी के विरोध के कारण टाटा नैनो का प्रोजेक्ट अधर में लटक गया, तब नरेंद्र मोदी जी ने रतन टाटा जी को सिर्फ एक शब्द का SMS भेजा, वेलकम टू गुजरात। अगले 24 घंटे में जमीन, बिजली और सारे क्लियरेंस टेबल पर तैयार थे।
इसे कहते हैं राजनीति की बिसात पर सह और मात का खेल। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत करके दुनिया भर के निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछा दिए। जो गुजरात कभी सिर्फ नमक और कपड़े के व्यापार के लिए जाना जाता था, वह देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। ज्योति ग्राम योजना के तहत उन्होंने गुजरात के हर गांव में 24 घंटे 3 फेज बिजली पहुंचा दी, जिसने खेती और छोटे उद्योगों की काया पलट दी। विपक्ष चिल्लाता रहा, सोशल इंजीनियरिंग की नैरेटिव बनाता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात मॉडल का ऐसा ढोल पीटा कि उसकी गूंज दिल्ली के सिंहासन तक जा पहुंची। होने पर सुहागा यह हुआ कि इसी विकास के मॉडल को सीढ़ी बनाकर वह देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए। उनके विरोधी चाहे लाख कमियां निकालें, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को एक नए ऊंचे मुकाम तक पहुंचा दिया, जहां विकास ही सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया। उन्होंने साबित कर दिया कि जब नीति साफ और इरादे फौलादी हों तो ना रहे बांसुरी की तर्ज पर सादी बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं और राज्य विकास के एक्सप्रेस वे पर टॉप गियर में दौड़ने लगता है।